हेलो नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अभिव्यक्ति और माध्यम जो है इसका वन शॉट लेक्चर के रूप में कुछ एक प्रश्न, कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया है मैंने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इनको याद करते चलिए, पढ़ते पढ़ते साथ ही कुछ एक ट्रिक्स भी बताऊंगा बीच में। सीधे सीधे शुरू करते हैं एक अंकीय प्रश्नों को। आधुनिक युग की शुरुआत किसने की? हमारे सामने अगर ये प्रश्न आता है कि आधुनिक युग की शुरुआत किसने की थी, तो आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो किसके साथ हुई थी? माफ कीजिए, किसके साथ हुई थी? छपाई के आविष्कार के साथ। किसके साथ हुई थी? छपाई के आविष्कार के साथ। आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो किसके साथ हुई थी? छपाई के आविष्कार के साथ। सॉरी, आधुनिक युग की शुरुआत जो थी किसके आविष्कार के साथ? छपाई के आविष्कार के साथ। यानी कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग प्रेस जो है, जब ये शुरू हुआ, प्रिंटिंग जब शुरू हुई, उसी के साथ आधुनिक युग की भी शुरुआत मानी जाती है। मुद्रण जो है वो छपाई या मुद्रण एक ही बात है, उन दोनों शब्दों के एक ही अर्थ हैं। तो मुद्रण की जब हम शुरुआत मानते हैं तो वो कहाँ से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रिंटिंग वगैरह आप देखते हैं ये चीन से शुरू हुई है, यानी कि चीन इनका जनक है, इनका जन्मदाता जो है वो चीन है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मुद्रण का जन्मदाता कौन सा देश है, तो क्या अगले होगे? चीन। आधुनिक छापाखाना कैसे किसे जाता है? मुद्रण की शुरुआत तो चीन से हुई है, मुद्रण की शुरुआत तो चीन से हुई है, परंतु आधुनिक छापाखाना जो है आज की डेट में जो प्रिंटिंग प्रेस वाली मशीनें देखते हो, जो फोटोकॉपी मशीन्स देखते हो, ये छापाखाना जो है ये चीन चीन में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। जो इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग से। कहाँ से? जर्मनी में एक जगह है गुटेनबर्ग, जर्मनी के गुटेनबर्ग से, जर्मनी के गुटेनबर्ग से। इससे एक ट्रिक से याद रख लो कि गोटी गोटी छापते हैं, गोटी छापते हैं, गुटेनबर्ग से आधुनिक छापाखाना, ठीक है। और मुद्रण की शुरुआत चीन से। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से? चीन से। जैसे चीनी बेचने वाले मुद्रा छापते हैं, चीनी बेचने वाले जो हैं पैसा छापते हैं कि नहीं? तो जो चीनी बेचते हैं वे बढ़िया मुद्रा यानी पैसा छापते हैं खूब, ठीक है। तो भारत में पहला छापाखाना कब, कहाँ और क्यों खुला? पहला छापाखाना जो है कब खुला था? 1556 में गोवा में। और किसने खुला था? मिशनरियों ने खुला था अपने धर्म के प्रचार के लिए। मिशनरी समझते हो? ईसाई मिशनरी जो होते हैं। यूरोप के किस पुनर्जागरण की शुरुआत में छापाखाना की अहम भूमिका रही थी? रेंसा नाम का पुनर्जागरण हुआ था, एक आंदोलन टाइप का हुआ था रेंसा, जिसमें छापाखाना की बहुत अहम भूमिका रही थी, ठीक है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इनको क्या रखा जा सकता है? इनमें शब्दों का स्थायित्व होता है, छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है, यानी कि जो शब्द छाप दिए गए हैं वो स्टेबल हैं। अगर कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं करोगे, उनमें आप अपना लंच नहीं रखोगे या उनमें सब्जी नहीं रखोगे, तो तुम्हारे अखबार जो हैं बने रहेंगे काफी समय तक, एकदम सेफ बने रहेंगे, ठीक है। मुद्रित माध्यम, क्योंकि मान लीजिए कि एक माध्यम है, सॉफ्ट कॉपी है तुम्हारी मोबाइल में डली है, मान लीजिए कोई वायरस आया तो वो उड़ भी सकती है, और कहाँ गई मोबाइल से ये भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ गई। लेकिन तुमने कोई अखबार अगर संभाल के रखा है तो उसमें छपे हुए शब्द जो हैं वो स्थायी तरीके से रखे रहेंगे, ठीक है। मुद्रित माध्यम किस भाषा का विस्तार है? लिखित भाषा का विस्तार है, क्योंकि लिखे ही जाते हैं ये, ठीक है। अखबार या पत्रिका में समाचार को संपादित करने के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन टाइम अगर निकल जाएगा तो उसके बाद कोई खबर दोगे तो वो छापने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि डेडलाइन टाइम से पहले देनी पड़ती है खबर, ठीक है। और रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। कैसा है? श्रव्य का अर्थ जानते हो? श्रव्य अर्थात सुना जाने वाला, श्रव्य अर्थात सुना जाने वाला, श्रव्य अर्थात सुना जाने वाला। और टेलीविजन कैसा है? दृश्य श्रव्य दोनों, दृश्य श्रव्य दोनों। रेडियो कैसा है? श्रव्य माध्यम। टेलीविजन कैसा है? दृश्य श्रव्य दोनों। और रेडियो और टेलीविजन दोनों कैसे हैं? एक रेखी या लीनियर माध्यम, एक रेखी या लीनियर माध्यम, एक रेखी या लीनियर माध्यम, ठीक है। रेडियो और टीवी दोनों एक रेखी या लीनियर माध्यम है। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माना जाता है। किससे संचालित? श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है रेडियो को। और टीवी खबरों के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। एंकर बाइट, एंकर पैकेज, एंकर लाइव करके ऐसे 7 चरण होते हैं। उनको आप थोड़ी सर्च करना, कि गूगल, चैट जीपीटी या फिर अभिव्यक्ति माध्यम किताब में मिल जाएंगे तुमको, ठीक है, तो उसमें देख लेना। टीवी खबरों के 7 चरण होते हैं। भारत में किस साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है? कंप्यूटर साक्षरता की। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यार कंप्यूटर साक्षरता की दर कैसे बढ़ रही है तेजी से? क्योंकि भाई कंप्यूटर तो बहुत कम लोग चलाते हैं, मोबाइल बहुत चलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप कंप्यूटर। तो मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, पॉमटॉप कंप्यूटर होता है मोबाइल तुम्हारा, ठीक है।
विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, कौन सा? लेकिन भारत में इंटरनेट पत्रकारिता थोड़ी बाद में आई, तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी कौन सा? दूसरा दौर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई थी? वेब दुनिया के साथ। किसके साथ? एक ट्रिक याद रखो, ना से नेट, वा से वेब, ऐसा लग रहा है निब्बा निब्बा निब्बियों की एक अलग ही दुनिया होती है। तो किसके साथ? वेब दुनिया के साथ। नेट पत्रकारिता किसके साथ? वेब दुनिया के साथ। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरे अंशकालिक पत्रकार और तीसरे फ्रीलांसर पत्रकार। ठीक है। और भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए जो काम करते हैं वो फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसिंग इसी को कहते हैं, अलग अलग के लिए काम करना। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। शुरू के 4 फैक्चुअल और दूसरे जो अंत के 2 वो कंसेप्चुअल, यानी कि शुरू के 4 कैसे? तथ्यात्मक, और अंत के 2 कैसे? विश्लेषणात्मक। यानी कि किसी समाचार को लिखते समय जो बुनियादी प्रश्न 6 हमारे मन में आते हैं कि कोई खबर क्या है, खबर कौन, मतलब कौन से, किससे रिलेटेड है, कहाँ की है, कब की है, क्यों, मतलब ये 6 जो प्रश्न आते हैं उन्हीं को ककार कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किस शैली के ठीक विपरीत है? कहानी या कथा लेखन की शैली के। किसके? कहानी या कथा लेखन की शैली के। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हो गया था? 19वीं शताब्दी के मध्य में। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था इस समय पे। ठीक है। फीचर की शैली काफी हद तक कथात्मक होती है, परंतु फीचर की कोई निश्चित शैली नहीं होती, काफी हद तक कथात्मक मान लेते हैं इसको। एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन कौन है? फीचर। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन माना जाता है। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट होती है विशेष रिपोर्ट। ठीक है। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय को। किसको माना जाता है? संपादकीय को क्या माना जाता है? अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। विचार परक लेखन, विचार परक थोड़ी देर में लगा रहा है बस। विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप क्या है? स्तंभ लेखन। विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप क्या हो जाता है? स्तंभ लेखन। ठीक है। स्तंभ लेखन मतलब तमाम स्तंभ जो होते हैं तुम्हारे अखबार में, उनमें से विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? यानी जनता के मत को कौन सा स्तंभ प्रतिबिंबित करता है? वो होता है तुम्हारा संपादक के नाम पत्र। टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होते हैं। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किया जाता है, इसको बीट कहते हैं। यानी कि किसी की बीट अगर अपराध है तो वो अपराध की खबरें प्रकाशित करेगा, किसी की बीट अगर सामाजिक विषय है तो वो सोशल टॉपिक्स पर प्रकाशित करेगा, और किसी की बीट जो भी है उसी पे प्रकाशित करेगा। ठीक है। यानी कि और बीट का विभाजन किस आधार पर किया जाता है कि उसकी रुचि होनी चाहिए उस विषय में और उसका ज्ञान भी होना चाहिए उस विषय में, ये नहीं है कि ज्ञान नहीं हो। ठीक है। विशेष लेखन की शैली कौन सी होती है? निश्चित नहीं होती। विशेष लेखन को किसी खबर से जोड़ना क्या कहलाता है? न्यूज पैग। क्या कहलाता है? न्यूज पैग। विशेष लेखन को किसी खबर से जोड़ना क्या कहलाता है? न्यूज पैग कहलाता है। छंद के आधार पर कविता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, छंदबद्ध और छंद मुक्त। कौन कौन सी? छंदबद्ध और छंद मुक्त। कविता का पहला उपकरण क्या माना जाता है? शब्द। ये W.H. ऑर्डेन ने कहा है कि कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द। कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों का मेलजोल। W.H. ऑर्डेन जो है किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के। प्ले विद द वर्ड्स, ये किसने कहा है? W.H. ऑर्डेन ने। छंद का अन्य नाम क्या है? आंतरिक लय, यानी कि हमारे अंदर की लय जो है वही छंद है। ठीक है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक कौन होते हैं? बिंब और छंद। बिंब क्या है? अंग्रेजी शब्द इमेज का हिंदी रूपांतरण है। किसी भी शब्द को, बिंब को शब्द चित्र भी कहा जाता है। किसी शब्द को पढ़ने से उसकी जो छवि हमारे मन में प्रकट हो जाए उसी को बिंब कहते हैं, सरल भाषा में। अब कठिन भाषाएं तमाम मिल सकती हैं, अपने को सरल चीज समझनी है। बाह्य संवेदनाएं, बाहर की संवेदनाएं जो है मन के स्तर पर बिंब में बदल जाती हैं। कोई शब्द बाहर सुना, बाहर कोई संवेदना आई, वो मन के स्तर पर एक चित्र बन गया, उसकी एक छवि बन गई, उसको क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। एक छवि बन गई, उसको क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। बिंब अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इमेज का। ठीक है। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? छंद। कविता में किसका विशिष्ट महत्व है? बिंबों का। दृश्यों को सजीव एवं चेतन बिंबों के रूप में प्रस्तुत करने की शैली, मानवीकरण। ठीक है। नाटक में कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। समय सीमा, शब्द और कथ्य। नाटक के प्रत्येक अंक की, प्रत्येक एपिसोड की अवधि जो होती है 48 मिनट्स होती है ना? कितनी होती है? 48 मिनट्स, है ना? हम अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है नाटक घर पे देखते हैं तो उसमें कभी नोटिस करना कि 48 मिनट्स जो अवधि होती है प्रत्येक अंक मतलब एपिसोड। ठीक है। नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होती है? 48 मिनट। नाटक में कितने अंक होते हैं? 3 एपिसोड होते हैं। ठीक है। 3 एपिसोड होते हैं। बीच बीच में क्या दिया जाता है? ऐड दिया जाता है। नाटक को हमेशा किस काल में संयोजित किया जाता है? वर्तमान काल में। नाटक
के जो निर्देश वगैरह होते हैं वो संयोजन जो होता है वर्तमान काल में किया जाता है, भूतकाल में था वगैरह शब्द कभी नहीं आते उसमें। उसमें कैसे शब्द आते हैं? पर्दा गिरता है, एक लड़की आकर के रमेश को बहुत परेशान करती है, वो बार बार उसे फ्लर्ट करती यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, मतलब कि वर्तमान काल में हमें संयोजित किया था। पर्दा गिरा ये कभी नहीं तुम्हें मिलेगा, पर्दा गिरता है, क्या मिल सकता है? पर्दा गिरता है, ये संयोजन जो होता है। नाटक की मूल विशेषता क्या है? समय का बंधन। नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को कहा है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। एक सशक्त नाटक में क्या होना चाहिए? छटपटाहट, प्रतिरोध, असंतुष्टि और अस्वीकार्य। एक सशक्त नाटक की विशेषता है कि इसमें छटपटाहट, प्रतिरोध, असंतुष्टि, अस्वीकार होना चाहिए। यानी कि कोई भी पात्र दूसरे पात्र द्वारा कही गई बात को आसानी से स्वीकार कर लेगा तो तुम्हें नाटक देखने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि नाटक की विशेषता है कि नाटक को देखने में मजा तभी आता है जब हम किस चीज से घिरे रहते हैं, एक हमारे मन में कोई ना कोई मतलब संदिग्धता बनी रहती है कि अब क्या होने वाला है, ये किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है ना। यानी कि कुल मिलाकर के सस्पेंस जो होता है क्रिएट होना चाहिए नाटक में। सस्पेंस जो है उसका मूलभूत गुण है, ठीक है। असंतुष्टि होनी चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, एक दूसरे का विरोध करना ये भी शामिल है नाटक में, और छटपटाहट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छटपटाहट भी होनी चाहिए। नाटक में प्रस्तुत चरित्र कैसे नहीं होने चाहिए? सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। कैसे नहीं होने चाहिए? सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए। प्रतिरोध क्या है कि बीच बीच में जो मतलब नाटक के जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल एकदम एकदम कोई चित्र सा खड़ा कर दिया जा करके, जैसा उसको जितना बताया सिर्फ उतना ही बोल पाए, इसके अलावा जा करके कुछ ना बोल पाए। हमें अगर हम मान लीजिए एक नाटक कर रहे हैं, हम यहाँ अभिनय कर रहे हैं और हम कुछ रट करके आए कि हमें इतना इतना बोलना है, इसके अलावा इस लड़की ने हमसे कोई प्रश्न पूछ दिया कि मतलब ये भी बताओ, उसके अलावा हमें कुछ आ ही नहीं रहा, हम फिर ऐसा मुंह बना देते हैं। तो ये चीज़ जो है नाटक में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाटक में क्या होना चाहिए? सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए चरित्र के। जो टाइप किया उतना याद कर लिए, सिर्फ उतना ही आ रहा है। यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा होता है, सेप्सन कहते हैं। बड़े भाई साहब मोटेराम शास्त्री ईदगाह, ये प्रेमचंद ने लिखा है। भीष्म साहिनी ने लिखा है चीफ की दावत। क्या लिखा है? चीफ की, ये ऐसे रखो, शाही दावत, शाही दावत, शाही दावत, ट्रिक याद कर लो तो। भीष्म शाही से साहिनी और चीफ की दावत, ठीक है। कविता के सबसे नजदीक नाटक। नाटक की किस विधा से समानता है? नाटक से कहानी की समानता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, का से कहानी, का से कथानक, ठीक है। कथानक के कितने चरण होते हैं? 3, प्रारंभ, मध्य और अंत। कहानी में संवाद जो है, पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी किसके अनुसार चरम उत्कर्ष पर क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है? कथानक के अनुसार। क्लाइमैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चरम उत्कर्ष। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। 2 रेडियो नाटकों के नाम। अंधायुग जो धर्मवीर भारती ने लिखा है वो एक रेडियो नाटक है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने, ठीक है। रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते क्योंकि वो सुना जाता है। 30-40 मिनट के रेडियो नाटक में 8 से 12 पात्र, 15 मिनट के रेडियो नाटक में 7 या 8 पात्र। ये तुम्हारा जो प्रश्न है 15 से 30 मिनट रेडियो नाटक की अवधि। 2022 में ये आया था, 2022 में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, मैं जस्ट उसी टाइम पे उसको पढ़ करके गया था रास्ते में, तो मेरा सही चला गया था, ठीक है। मैं शैली जो है या आत्मपरक शैली भी कहते हैं इसका, किस विषय पर? अप्रत्याशित, किसी भी कोई रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है उस पर लेखन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। रटंत को क्या कहा गया है? कुटैब या बुरी लत। लेख लिखने में किस शैली का प्रयोग करते हैं? इसमें लिख लेना अप्रत्याशित लेखन में किसका प्रयोग करते हैं? मैं शैली का। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की शैली कौन सी है? आत्मपरक शैली। हिंदी जगत का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस, जिसको गोपाल चंद्र ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखा है? गोपाल चंद्र ने। नाटक में कौन से 3 तत्व होते हैं? पढ़ने, सुनने, देखने के। नाटक के सबसे नजदीक कविता। नाटक के घटकों के नाम लिखिए। कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, प्रतिरोध, समय सीमा, रंगमंचीता। एक ट्रिक है, कपास दे भाऊ। क्या है? कपास दे भाऊ। का से कथानक, पा से पात्र, सा से संवाद, दे से देशकाल और भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य। ये कहानी के तत्व हैं, लेकिन नाटक के लिखोगे तो ये पूरे लिख दोगे, प्लस में प्रतिरोध, रंगमंचीता जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिक याद कर लीजिए। नाटक में स्वगत कथन के स्थान पर आजकल वॉइस ओवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वॉइस ओवर का। किसका प्रयोग होता है? वॉइस ओवर, समझ रहे हो? बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसा होता है वॉइस ओवर, ठीक है। अप्रत्याशित लेख लेखन के विषयों में अपरिमित विषय होते हैं, यानी कि विषयों की कोई संख्या निश्चित ही नहीं है कितने हैं। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया है। पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कहानियां मिलती हैं। लेख की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए। सबसे महंगा जनसंचार माध्यम इंटरनेट है, याद रखना। सबसे महंगा जनसंचार माध्यम क्या है? इंटरनेट। खबर के घटनास्थल से सीधे प्रसारण को लाइव कहते हैं। समाचार लेखन की मानक शैली कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में खबर
का विस्तार किस क्रम में होता है? घटते हुए महत्व क्रम में, घटते हुए महत्व क्रम में। पहले सबसे इंपोर्टेंट, फिर उससे कम इंपोर्टेंट, फिर उससे कम इंपोर्टेंट, समझ गए? घटते हुए महत्व क्रम में। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। भारत की पहली वेबसाइट है रीडिफ। क्या है पहली वेबसाइट? क्या है? दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए कौन काम करता है? बाइट या कथन काम करता है। क्या काम करता है? बाइट या कथन जो है दो वॉइस ओवर को भरने का काम करता है, सॉरी दो दृश्यों को भरने का काम करता है। पहले कोई वॉइस ओवर या दृश्य, पत्रकार ने कुछ बोला, फिर बाद में पत्रकार कुछ बोलेगा, उसके बीच में एक बाइट आ जाएगी जो पुल का काम करता है। बाइट समझते हो? किसी व्यक्ति की सीधी सीधी बाइट ले ली उससे कि इनका क्या विचार है इस विषय पर, है ना? जैसे पत्रकार मान लीजिए पहले बोलेगा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है आज की युग में बहुत महत्वपूर्ण है और आज बहुत प्रासंगिक हो जाती है। फिर देखते हैं कि जनता के क्या विचार हैं, स्थानीय लोगों के क्या विचार हैं, वहाँ जो लोग दर्शन करने गए हैं उनके क्या विचार हैं कि राम मंदिर जो है भारत को किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से किस प्रकार से सशक्त और समृद्ध करेगा, क्या कुछ उसकी मतलब फायदे रहेंगे। तो बीच में एक वॉइस ओवर ले लिया, एक पत्रकार जो होगा वहीं जाकर के पूछेगा बताइए सर आपको क्या लगता है कि राम मंदिर से क्या देश को फायदे होने वाले हैं, क्या कुछ मतलब, और फिर वो उससे हो सकता है कुछ कटाक्ष वगैरह करे, जो भी हो ओवरऑल। उसके बाद फिर पत्रकार कुछ बोलेगा, ठीक है? समझ गए ना? दो वॉइस ओवर को भरने का काम बाइट करता है। भारत का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड, जिसके संपादक हैं पंडित जगोल किशोर शुक्ल। मौखिक कहानी की प्रथा राजस्थान से। रेडियो नाटक का दूसरा नाम है ध्वनि नाटक। रेडियो नाटक का कथानक पात्रों के संवाद के जरिए आगे बढ़ता है। रेडियो नाटक में लिखने के लिए सबसे जरूरी होता है, सबसे पहले कथानक का चुनाव किया जाता है या कहानी का। और रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, क्योंकि भैया रेडियो नाटक में ज़्यादा पात्र कर दोगे तो देख तो रहे नहीं उसको, सुनी तो रहे हो, सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि यार क्या कौन बोल रहा था, फिर कौन आ गया, फिर कौन आ गया। तो सीमित होनी चाहिए। टीवी में बे आवाज़ें जो शूट करते वक्त खुद ब खुद चली आती हैं, वे नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ें कहलाती हैं, या नेट, ठीक है? क्या कहलाती हैं? नेट। दो अंकों वाले देख लो, उल्टा पिरामिड शैली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान या समाचार पत्रों का प्रकाशन ही इंटरनेट पत्रकारिता है। ये प्रश्न देख लो जल्दी से, इसको नोट कर लेना। अब थोड़ा समझे दे रहा हूँ। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? दरअसल उल्टा पिरामिड शैली की एक समाचार लेखन की बुनियादी शैली है। 19वीं शताब्दी के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। और उल्टा पिरामिड शैली में क्या करते हैं कि 3 भागों में जो है खबर को बांट देते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, है ना? इंट्रो को लीड या मुखड़ा भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो इंट्रो के अंतर्गत आती है। बॉडी के अंतर्गत घटते हुए महत्व क्रम में कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले, कम इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है? लिख देते हैं, ठीक है ना? जैसे कोचिंग में एक लड़की ने अपनी सहेली के चुभाया कांटा, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया? इंट्रो, ठीक है? अब क्लाइमेक्स शुरू में ही आ गया कि अर्थ क्या है खबर का। लेकिन कथा लेखन की शैली के विपरीत मानी जाती है। कथा लेखन में क्लाइमेक्स कब आता है? बाद में आता है। क्लाइमेक्स कब आता है? बाद में आता है, सबसे बाद में, ठीक है? इंटरनेट पत्रकारिता देख लो। पत्रकार 3 प्रकार के, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। समाचार लेखन में ककार क्या है देख लो। फीचर क्या है? फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने, मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। 250 से 2000 शब्दों के फीचर लगभग हमारे अखबारों में छपते हैं। और विशेष रिपोर्ट क्या है? मतलब गहरी छानबीन के आधार पर तैयार की जाती है विशेष रिपोर्ट, ठीक है? मतलब देख सकते हैं आप इनको, ये प्रश्नों के उत्तर लिखे, इनको याद कर लेना। स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास रुझान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने के लिए जिम्मेदारी देते हैं। जैसे पत्रिका देखते हो तो कपूर चंद कुलिस का स्तंभ आता है ना, तो वैसे करके कुछ एक लेखक जो है उनका स्तंभ रेगुलर बेसिस पर किसी अखबार में आता है। एक अखबार में ऐसे करके मतलब कॉलम बना रहता है कि ये इसका कॉलम है, तो उसमें उसके विचार लिखे रहते हैं, ठीक है? इंट्रो, बॉडी, समापन जानते होगे। बीट क्या है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में से बीट कहते हैं। ये याद कर लेना। 5 संस्थाएं। पर्यावरण पर छपने वाली 3 पत्रिकाएं, ग्रीन बायर, डाउन टू अर्थ, भालू डालक्स। ये एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि ग्रीन ग्रीन खेतों में एक आदमी खड़ा था, तो वो क्या कर रहा था? पर्यावरण में प्रदूषण कर रहा था, तो भालू उसके पीछे पड़ गया और करंट लग गया। भालू मतलब ग्रीन बायर, डाउन टू अर्थ, भालू डालक्स, अर्थ को गंदा कर रहा था, ठीक है? डेस्क देख लो। विशेष संवाददाता। छंद के आधार पर कविताएं 2 प्रकार की होती हैं, देख लो। कविता का शाब्दिक अर्थ देख लो जल्दी से। नाटक किसे कहते हैं?
नाटक में प्रतिरोध क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक किसे कहते हैं, देख सकते हो ये भाई। नाटक वगैरह जो है इनकी अगर परिभाषा आपने हिंदी में अगर पढ़ रखी है व्याकरण में तो वो उससे कर लेना, ठीक है। अब देखो नाटक में प्रतिरोध क्या है। नाटकों में दो चरित्रों के मिलने पर एक टकराहट होती है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। जब दो चरित्र मिलेंगे किसी नाटक में तो एक टकराहट होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोकिला बहन गोपी बहू मिलेंगी तो बीच में एक आवाज आती है, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना, है ना। तो वो वही प्रतिरोध है। प्रतिरोध को एक आवाज के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बीच में बता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो ये सब में प्रतिरोधात्मक ध्वनियां जो है निकलती हैं, ठीक है। कहानी मानव की किन जिज्ञासाओं को शांत करती है, उत्सुकता कौतूहल की प्रवृत्ति को शांत करती है, ठीक है। कहानी के तत्व देख लो, कपास दे भाव से याद कर लेना इसको। कहानी नाटक में क्या समानता है, क्या अंतर है, ये तुम हिंदी वाले याद कर सकते हो जो हिंदी में किए होंगे, है ना। नाटक में प्रत्येक दृश्य के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं, प्रारंभ अंत और प्रारंभ मध्य और अंत, ठीक है। वॉइस ओवर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाटक में वॉइस ओवर ऐसी ध्वनि है जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता। सामने जो दिख रहा है वो तो नहीं बोल रहा है इनको, लेकिन दर्शकों को सुनाई दे रही है। अब वो लड़की उसके जीवन में आकर के उसको कांटा चुभाना प्रारंभ कर देती है। तो ये पर्दे के पीछे से बोली जाने वाली ध्वनियां, है ना, समझ गए होगे। कहानी नाटक में अंतर लिखो, वो श्रव्य माध्यम है, ये दृश्य है, ये मतलब तुम हिंदी से जो पढ़े हैं वही कर सकते हैं जो हिंदी में याद कर रखे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। रेडियो नाटक में ध्वनि 3 रूपों में प्रकट होती है। रेडियो नाटक में ध्वनि उच्चरित शब्द, रेडियो नाटक में ध्वनि कौन कौन से 3 रूप हैं, उच्चरित शब्द, ध्वनि प्रभाव और संगीत, इन रूपों में। मुद्रित माध्यमों की 3 विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है, दूसरा लिखित भाषा का विस्तार है, और तीसरा चिंतन विचार वितर्क का माध्यम है। कोर्ट में किसी अखबार को लेकर पहुंच जाओगे ना तो वो जिम्मेदारी वाला विषय बन जाता है। कोर्ट में किसी किताब को लेकर पहुंच जाओगे तो वो भी एक जिम्मेदारी वाला विषय बन जाता है, यानी कि जो विचार वितर्क और विश्लेषण का माध्यम बन जाता है ये। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें हैं, ये याद रख लोगे। क्या है कि साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और संदर्भ का भी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से किस बात को ले रहे हो, है ना। ऐसा नहीं गलत सलत टिप दिया कहीं से भी। और संक्षिप्ताक्षर का यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को समस्या ना आए, ठीक है। और बिल्कुल गुरु आप पूरी शिद्दत से अब लग जाइए, क्योंकि अंत है आपका, ये तो हो ही गया है और लगभग 10 दिन बचे हैं अभी भी। पूरी ताकत लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, लेकिन झोंकिए भी इतना, ऐसे मत झोंकिए कि पता चले कि झोंक ही गए सीधे सीधे। ये ध्यान रखिए कि आप जो पढ़ें साथ ही थोड़ा सा सामंजस्य भी बना करके चलें अपनी डेली लाइफ में भी, एकदम से हड़बड़ाहट अपने अंदर ना लाएं। और अंत में क्या परिणाम होगा ये सब देखा जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाना है, कहां तक आप अपने लक्ष्य को भेद पाओगे कि नहीं भेद पाओगे, लेकिन आप अपनी कोशिश करिए और पहले से हार मानकर मत बैठिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से आप कभी हारिए ना, मन से हमेशा जीते हुए रहिए। किसी का शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मजा तो तब है जो हार के भी खुश हुआ जाए, हमेशा जीत की जाना कमाल थोड़ी है। तो हमेशा जीत का ही कमाल नहीं, अंत में हारेंगे कि जीतेंगे तो डजेंट मैटर, लेकिन आप मेहनत कीजिए और लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। सो मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।